नमस्कार, मैं राजेश कुमार द फ्यूचर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। थंबनेल में देख लिया होगा आप लोगों ने, प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी टीचर्स वैकेंसीज में स्पेशली सीनियर सेकेंडरी लेवल पे यानी कि +2 लेवल पे जो कंप्यूटर टीचर्स के लिए एग्जाम्स होने वाला है, उसी एग्जाम्स के लिए स्पेशली जो है वो एक प्रैक्टिस सेट जो है वो हमारी टीम लेकर के आपके समक्ष आई हुई है। यानी हम कहें तो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली टीचर वैकेंसी में 10+2 लेवल के कंप्यूटर टीचर्स के लिए ये जो है वो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि 80 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट विषय से रिलेटेड होंगे। जैसा कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया गया है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर जो होंगे वो जनरल स्टडीज, अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन से होंगे। तो हम लोग इस सब्जेक्ट स्पेशल वाली ये सीरीज स्टार्ट कर लेकर के आए हुए हैं और उस सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट हमने अभी कल अपलोड किया था। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं, लेकिन सबसे पहले द फ्यूचर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना समय गंवाए और 80 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सबसे पहले जो कि ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों या हमारी टीम ने जो आपके लिए डिजाइन किया है, इसका जो मेन आधार है वो एक तो बीपीएससी का नोटिफिकेशन, जिसमें वो एनसीईआरटी और बीएसईबी यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशंस बोर्ड के आलोक में कह रहा है कि इनके द्वारा जो 11-12 के पाठ्यक्रम को तैयार किया गया उसके अनुरूप ही जो है ये होगा। दूसरी चीज जो बात कही गई है कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, स्टैंडर्ड जो होगा यानी कि डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम बीसीए को भी मिनिमम एलिजिबिलिटी मानते हैं तो बीसीए लेवल्स का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो प्रश्नों का होगा। इसके अलावे सिलेबस में हमने डिस्कस किया था यूपीएलटी ग्रेड को, हमने डीएसएसबी को डिस्कस किया था, हमने केवीएस को डिस्कस किया था, हमने एनसीईआरटी को, हमने एससीईआरटी को, हमने बीएसईबी को डिस्कस किया था, बीपीएससी के नोटिफिकेशंस को भी डिस्कस किया था। और हमने पाया था कि इन सबको मिला जुला करके जो एक पैटर्न चल रहा है 10+2 लेवल पे कंप्यूटर टीचर्स की बहाली का, और अलग अलग बोर्ड्स जो है वो क्या क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं, उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है एक कंप्यूटर टीचर्स बनने की योग्यता रखने वाले स्टूडेंट से, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट्स को डिजाइन कर रहे हैं। और 80 क्वेश्चंस जो है वो लगभग उस सिलेबस को कवर करने वाले सब्जेक्टों से लेकर के आ रहे हैं। डिफिकल्टीज लेवल को लगभग हम इस लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी मिनिमम जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग यानी कि उस लेवल का हो। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और जो सही जवाब है वो है टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस ऑन द सीपीयू। यानी सीपीयू आपको पता है कि जो ऑपरेटिंग मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आप एक टाइप के बारे में सुनते होंगे, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। सीपीयू तो एक ही होता है, बट ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी जो है वो प्रोसेसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो रियल में प्रोसेस शेड्यूलर ही वो रोल, यानी आपने टाइम शेयरिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुनना होगा, जिसकी वजह से ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो प्रोसेस को शेड्यूल करना एक सिंक्रोनाइजेशन वे में जो है वो ये इसका काम होता है। तो प्रोसेस शेड्यूलर का ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल जो प्रोसेसेस होते हैं उनके एग्जीक्यूशंस को जो है वो प्रोसेस मैनेज करना जो है स्पेशली सीपीयू के लिए यही इसका रोल होता है। अगले क्वेश्चंस में अगर बढ़े हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पेज टेबल इन वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में पेज टेबल का क्या रोल है? तो टू ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। पेज टेबल का वर्क क्या है? तो वर्चुअल एड्रेस को जो है वो फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना। कहीं कहीं पे ट्रांसलेट की जगह पे एमएपी, मैप, टू मैप वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस भी आपको मिलेगा। तो मैप और ट्रांसलेट इन दोनों को आप एक ही तरीके से यूज करिएगा। दोनों की मीनिंग जो मैपिंग और ट्रांसलेशन दोनों की मीनिंग जो है वो लगभग सेम है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एलोकेशन मेथड यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड राइट आंसर इज वर्चुअल एलोकेशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएं हम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉर्क फंक्शन, फॉर्क सिस्टम कॉल इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स या लिनक्स या यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉर्क फंक्शन जो होता है, जो एक सिस्टम कॉल होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एक नए प्रोसेस को क्रिएट करना। ऑप्शन सी यानी टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो भाई साहब, टू
इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ डिस्क ऑपरेशन, जी बिल्कुल है। टू इनेबल मल्टी थ्रेडिंग इन एप्लीकेशन, नहीं। टू प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज स्पेस फॉर एप्लीकेशन, नहीं। टू अलाउ प्रोसेस टू एक्सीड द फिजिकल मेमोरी कैपेसिटी, एंड दी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यस। टू अलाउ प्रोसेस टू एक्सीड द फिजिकल मेमोरी कैपेसिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो व्हाट इज द सेमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड द राइट आंसर इज ई। ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल सेक्शंस ऑफ कोड, ये जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट इन आइसोलेशन, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है भैया कि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम से। विच टेस्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व टेस्टिंग द कंप्लीट सिस्टम एज अ होल, एंड राइट आंसर इज सिस्टम टेस्टिंग। जब एक सिस्टम, हमको पता होना चाहिए कि एक सिस्टम जो होता है वो ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं, या आप कहिए तो मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर एक सिस्टम को एज अ होल एक पूर्ण रूप से जब टेस्टिंग किया जाता है तो उसको हम लोग सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं। जबकि टेस्टिंग के दौरान सिस्टम्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली जब टेस्ट किया जाता है तो उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, एंड दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज की वजह से ही आप किसी भी प्रोग्राम के किसी मॉड्यूल को आप रीयूज कर सकते हैं किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, या आप या उसको मेंटेन करना, उसको रीयूज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं उनमें ये फीचर्स होता है इनहेरिटेंस का। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इज नॉन फॉर इट्स सीक्वेंशियल एंड लीनियर अप्रोच, एंड दैट इज द वाटरफॉल मॉडल। यानी कि इसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। आप प्रॉब्लम्स को पहले फाइंड करते हो, फिर आप उसके लिए सॉल्यूशंस देते हो, फिर सॉल्यूशंस की फिजिबिलिटी टेस्ट करते हो, फिर डिजाइनिंग का फेज आता है, डिजाइनिंग के बाद कोडिंग प्रोग्रामिंग आता है, देन आफ्टर टेस्टिंग आता है इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। तो ये फेज बाई फेज चीजें होती हैं, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ये चीजें होती हैं। वाटरफॉल मॉडल जो है वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ यूज केस डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे कंप्यूटर साइंस में 10+2 लेवल के टीचर्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा टू रिप्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड द सिस्टम। सिस्टम के साथ, जो सिस्टम और उसको यूज करने वाले के बीच में जो इंटरेक्शंस है, उस चीज के लिए यूज केस डायग्राम का यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यूजर्स की नीड्स, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनकी जरूरतों को जानने का जो काम होता है, उसी के लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग का यूज किया जाता है। तो टू अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट यूजर नीड्स, यूजर की जरूरतों को पहचानना, उनकी जरूरतों को समझना, उनके प्रॉब्लम्स को समझ करके उनकी जरूरतों के लिए जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं क्या रियल में इनकी जरूरत है, वहां से क्लियर होता है कि किस तरह का सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करा जाएगा। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की ये जो है वो मेन जरूरत होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। वाटरफॉल, स्पाइरल, एजिल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नॉट HDLC मॉडल, याद रखिएगा। वाटरफॉल है, स्पाइरल भी है, रैड है, रैड भी एक मॉडल, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल नोड, एंड द राइट आंसर इज स्टार। याद रखिएगा, बस जो है वो लीनियर होता है, स्टार जो है उसमें एक सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल हब की जरूरत होती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल नोड, निश्चित तौर पर स्टार टोपोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, एंड आपके सामने ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल ड्राइव, स्काइप, एडोब इलस्ट्रेटर, और निश्चित तौर पर गूगल ड्राइव जो होगा वो सही जवाब होगा। गूगल ड्राइव इज द राइट आंसर। आपने वन ड्राइव भी देखा है, माइक्रोसॉफ्ट का है, वो भी है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? HTTP का। याद रखिएगा, पूरे वेब के, पूरा वेब जो है उसको 3 पिलर पे टिका हुआ है। एक कॉमन लैंग्वेज, दैट इज द HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रोटोकॉल HTTP, और एक URL, यानी कि एक आप कहिए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कहिए कि एक यूनिफॉर्म एड्रेस स्ट्रक्चर, जिन पे ये वेब के ऊपर जो है वो, या वेब की ये दुनिया जो है वो पॉसिबल हो पाई है। तो HTTP वो प्रोटोकॉल है जिसका यूज इंटरनेट के ऊपर जो है वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, एंड द राइट आंसर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है, इसी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
लॉजिकल एड्रेस यानी कि जो आईपी एड्रेस होते हैं उनका, और रूट्स वगैरह को डिफाइन करने का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 25 एंड द राइट आंसर इज 11001, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निश्चित तौर पर सवाल यहां से बनेंगे, ठीक है, 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं तो सवाल यहां से बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डेटा एंड द राइट आंसर इज ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी तो ये सब एप्लीकेशंस हैं और ये कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस हैं, तो सो दिस इज मतलब कि ये सारे डिजिटल ही होंगे। तो ऑडियो सिग्नल्स जो होते हैं, चाहे वो हमारे रेडियो से आए चाहे जिससे भी, तो वो एनालॉग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Which layer of the OSI model is responsible for reliable end-to-end delivery of the data? OSI में 7 लेयर होते हैं और उसमें एक लेयर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसी की जिम्मेवारी होती है एंड टू एंड डिलीवरी की। वहीं डेटा लिंक लेयर जो होता है वो नोड टू नोड डिलीवरी के लिए जो है वो जाना जाता है। तो राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर? एंड द राइट आंसर इज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। जो प्रोसेसर के द्वारा जिस डेटा की नीड होती है उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग कैश मेमोरी का यूज करते हैं, ताकि हम वो टाइम यानी कि प्रोसेसर की जरूरत और उसको उपलब्ध कराने वाली चीजों के बीच के समय को जो है वो मैनेज कर पाए। सो टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? तो वाइड एरिया नेटवर्क राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क राइट आंसर। आपने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में भी सुना होगा, वो भी राइट आंसर हो सकता है। और जहां फंसने की बात है वो है ग्लोबल एरिया नेटवर्क की पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो एक नेटवर्क का प्रकार होता है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो GAN इज द राइट आंसर। ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटेशंस इज द राइट आंसर। ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स से ये सवाल है। रेंडरिंग, मॉडलिंग, एनिमेशंस, ये तीनों जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट कंप्यूटेशंस नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व एंगल्स एंड पैरेललिज्म? एंड द राइट आंसर इज रोटेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स शेप? एंड द राइट आंसर इज स्केलिंग। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी कंप्यूटर ग्राफिक्स से सवाल है। व्हाट डज द GPU स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर ग्राफिक्स? एंड आप देखते होंगे आज के कंप्यूटर्स को खरीदने में जो है जितनी CPU की महत्ता है उतनी ही महत्ता आज के डेट में GPU की भी हो गई है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स चाहिए हमको, शेयर्ड ग्राफिक्स नहीं चाहिए। आप सुनते होंगे इस तरह। तो व्हाट इज GPU? तो GPU इज अ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसर यूनिट। सो GPU ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर पॉलीगन क्लिपिंग अगेंस्ट एंड आर्बिट्ररी क्लिपिंग विंडोज? एंड द ऑप्शन सदरलैंड हार्डमैन एल्गोरिथम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which type of projection is commonly used in computer graphics for generating 2D image from 3D scene? And perspective projections is the right answer. Perspective projections आप लोगों ने सामान्यतः पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में भी देखा होगा। पर्सपेक्टिव्स वगैरह इमेज में जब हम थोड़ा सा 3D लुक देते हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Which algorithm is used for hidden surface removal in 3D scenes? Most important and the right answer is all of the above। ये तीनों ही डेप्थ टेस्टिंग, जेट बफरिंग, बैकफेस कटिंग, तीनों का ही यूज जो है वो इस वर्क के लिए यानी कि 3D सीन से जो है वो हिडन सरफेस रिमूवल के लिए जो है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टेक्निक इज यूज्ड टू सिमुलेट द अपीयरेंस ऑफ 3D सरफेस यूजिंग 2D इमेज? एंड द राइट आंसर इज टेक्सचर मैपिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच टेक्निक इज यूज्ड टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन वर्टेक्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स? एंड द राइट ऑप्शन इज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन जो है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द फाइनल कीवर्ड मीन इन जावा? जावा में फाइनल कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है? और इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट वेरिएबल मॉडिफिकेशंस। ये वेरिएबल्स में मॉडिफिकेशंस होने से चीजों को बचाता है फाइनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनवैलिड आइडेंटिफायर इन जावा? इनमें से कौन एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है? आप कहिए तो इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो जावा में वेरिएबल्स जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो कैरेक्टर से शुरू होने चाहिए। पहली शर्त अंडरस्कोर भी एप्लीकेबल है और डॉलर साइन भी एप्लीकेबल है। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। सो 1 2 3 वेरिएबल यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइजेशन बुलियन वेरिएबल इन जावा? तो बुलियन वेरिएबल का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है जिसको आप इनिशियलाइज नहीं करते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो
फॉल्स जो होता है वो राइट आंसर होगा, फॉल्स से ही डिफॉल्ट रूप से वो इनिशियलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर इन जावा एंड कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा एंड द ऑप्शन इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इन जावा एंड द राइट ऑप्शन इज न्यू। न्यू ऑप्शन, न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है जो है वो किसी क्लास के लिए, जो है जावा के अंदर किसी क्लास के लिए किसी इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड यूजर इनपुट इन जावा। यूजर इनपुट को रीड करने के लिए जावा में जो है वो किसका यूज किया जाता है, तो स्कैनर क्लास जो होगा वो सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स। 255 इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित ये सवाल है। दूसरी चीज मैं कहूं कि एनसीईआरटी के सिलेबस में पहले जावा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था, सी प्लस प्लस को भी इंपॉर्टेंस मिला है। आज भी सी प्लस प्लस बीएसईबी के द्वारा 11-12 का जो सिलेबस है उसमें जगह बनाए हुआ है। एनसीईआरटी में पाइथन आ गया, तो सवाल है कि इन सारी चीजों से सवाल रहेंगे, आप याद रखिएगा। एक लैंग्वेज के तौर पर कम से कम 3-4 पॉपुलर लैंग्वेज, जावा की बात करें, सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, पाइथन की बात करें, एचटीएमएल की बात करें, जावास्क्रिप्ट की बात करें, सवाल इनसे बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मेन पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मॉडेम इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो किसी भी कंप्यूटर को जो है वो इंटरनेट जैसी चीजों से जोड़ने के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं। सो टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, राइट ऑप्शंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इन पाइथन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 10 मॉडुलस 3। 10 कोड 10 और मॉडुलस एक ऑपरेटर है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये हमको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। हाउ डू यू राइट एन इनफाइनाइट लूप इन पाइथन। पाइथन में अगर आपको इनफाइनाइट लूप लिखना हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपकी मदद करने वाला है, और ऑप्शन ए व्हाइल ट्रू, ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा। सो कभी भी जो है वो आपका लूप टर्मिनेट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द लेन फंक्शन इन पाइथन रिटर्न। पाइथन में लेन फंक्शन आपको क्या रिटर्न करने वाला है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ भी, ये लिस्ट की में जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी लेंथ को, या आप कहें तो डिक्शनरी की लेंथ को। तो निश्चित तौर पर ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन एंड राइट ऑप्शन इज लिस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। याद रखिएगा ये बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाट डज द पॉप मेथड डू इन पाइथन। पाइथन में ये पॉप फंक्शंस जो है क्या वर्क करता है भाई, पॉप, POP, पॉप, तो ये करता है भाई साहब रिमूव करता है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन किसको रिमूव करता है, तो रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इस फंक्शंस का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस इन पाइथन एंड ऑप्शन ए लोअर फंक्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रिंट टाइप 5.0, तो यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू है 5.0 वो उसका टाइप बताएगा ये हमारा फंक्शन। तो भाई निश्चित तौर पर सामने दिख रहा है कि ये फ्लोट होगा, तो फ्लोट होगा तो फ्लोट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 49 की तरफ बढ़े हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड यूजर इनपुट इन पाइथन एंड ऑप्शन इनपुट फंक्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, ऐसे ही एक सवाल जावा के केस में भी था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक इफ अ की एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी एंड द राइट ऑप्शन इज इन। डिक्शनरी में इन फंक्शंस की मदद से कोई चीज डिक्शनरी में मौजूद है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है वो इन फंक्शंस का यूज करते हैं। आपको पता है कि बहुत ही रिच लाइब्रेरी है पाइथन के पास, और ये पाइथन की पॉपुलैरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू एंड द राइट आंसर इज हिप, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर से ये सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट एंड मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर एंड द राइट ऑप्शन इज लिस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कल हम लोगों ने आखिरी में सवाल ये किया था, और क्यू जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। स्टैक जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड एंड लिंक लिस्ट जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो विच डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद अ सेट ऑफ कनेक्टेड
नोड्स एंड द राइट ऑप्शन इज ट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ याद रखिएगा, डेटा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन किया गया, बीएसईबी में मेंशन किया गया, सवाल यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से। जो भी सिलेबसेस में हमने आपको सब्जेक्ट से रिकमेंड किए हैं, याद रखिएगा उन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमने कुछ बुक रिकमेंड की है अपने अगले वीडियोस में, अगर वो किताबें आपके पास है नहीं है तो आप उनको लाइए। सिर्फ प्रैक्टिस सेट से काम नहीं चलने वाला है। प्रैक्टिस सेट तो अपने आप को जज करने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए है, जो कि हम आपके लिए लेकर के आते हैं। लेकिन जब तक आप उन किताबों से पढ़ेंगे नहीं, वहां से आप डेटा को गैदर नहीं करेंगे भाई साहब, तब तक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी। सो पढ़ाई जरूरी है, आप उन किताबों को पढ़िए, उनको खंगालिए, उनसे नोट्स बनाइए एंड देन आप इस प्रैक्टिस सेशंस में अपने आप को टेस्ट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Which data structure allow efficient search, insertion and deletion of element in sorted order? And the right option is binary tree search। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री भी आप इसको कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which data structure provide constant time access to its elements? And array जो है वो इसका सही जवाब होगा, ARRAY। एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। आप सी में, C++ में, जावा में या और भी किसी भी जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेजेस में भी आप इसको देखते हैं, तो एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और कांस्टेंट टाइम एक्सेस जो वाली जो बात है वो इसमें पाई जाती है। तो विच डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विथ नोड्स एंड एज एंड ग्राफ इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, नोड्स और एज के सहारे जब एक हायरार्किकल फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो ग्राफ के थ्रू ही किया जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एन एरे एंड अ लिंक लिस्ट? और आपका सही जवाब होगा हिप, HEAP। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन अ वेयर क्लॉज? ऑप्शंस ए यानी AND, सॉरी ऑप्शन डी एंड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एसक्यूएल से अब क्वेश्चन आ रहे हैं, विच क्लॉज इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर? और जो सही जवाब होगा वो होगा ऑर्डर बाय। याद रखिएगा, RDBMS और एसक्यूएल दोनों से भी सवाल जो है वो निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो विच फंक्शन इज यूज्ड इन एक्सेल सॉरी एसक्यूएल टू रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट मैच अ स्पेसिफाइड कंडीशन एंड काउंट इज द राइट आंसर। काउंट यानी कि मतलब कौन सा फंक्शन जो है वो आपको रिटर्न करेगा नंबर्स ऑफ रो जो कि डिजायर कंडीशन से मैच हो रहे हैं, तो काउंट फंक्शन जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विच कीवर्ड इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू कंबाइन रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स एंड द राइट आंसर इज ज्वाइन। याद रखिएगा, यूनियन नहीं, ज्वाइन, JOIN। ज्वाइन जो होगा इसका यूज करके हम मल्टीपल टेबल्स मतलब एक दो या दो से अधिक टेबल से में जो कॉमन हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर जो है रिलेटेड कॉलम यानी कॉमन कॉलम्स के आधार पर जो है वो नंबर्स ऑफ रो जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो विच कांस्टेंट इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू एंड दैट इज द नॉट नल। नॉट नल यानी ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू फॉरेन की इन RDBMS? और भाई साहब 1 to many यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े और अगला क्वेश्चन जो है वो इन RDBMS से विच नॉर्मलाइजेशंस फॉर्म इंश्योर दैट ईच नन की कॉलम डिपेंड ओनली ऑन द की एंड दैट इज द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। याद रखिएगा, ये नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होता है कि फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये जो है वो RDBMS का कॉन्सेप्ट है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इस बात का ये कहता है कि कोई भी नॉन की मतलब कॉलम, नॉन की का मतलब होता है जो प्राइमरी की तरह, जो इंडेक्स की तरह बिहेवियर ना हो, वैसा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पर निर्भर होगा, किसी और दूसरे की पर। तो डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ही रियल में नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस करी जाती है। एक दिन हम ऐसे कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट्स पे एक उनके कोर्स कंटेंट को लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियोस जो है वो हर सब्जेक्ट्स पे आपके लिए लेकर के आए, ताकि एक रोड मैप मिल पाए कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन RDBMS व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेन की? फॉरेन की क्या जरूरत है? तो भाई दो टेबल को आपस में जो है वो लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, फॉरेन की का यूज किया जाता है। फॉरेन की इंटीग्रिटी रूल के दूसरे रूल्स को फॉलो करता है। किसी टेबल का फॉरेन की शुड बी द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। कल भी एक सवाल फॉरेन की से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। De Morgan theorem state that the complement of the product of two variables is equal to, and the right answer is the complement of their sum। और ये सवाल कहां से आया भाई साहब? तो ये सवाल अब बुलियन अलजेब्रा से आना शुरू हुआ है। याद रखिएगा, बुलियन अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।
द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज इन्वर्टेड यूजिंग अ नॉट गेट। नॉट गेट का ही इन्वर्टेड फॉर्म जो है वो आपको NAND के रूप में मिलना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट, और NAND गेट को ही क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, कंप्यूटर फंडामेंटल से भी ये क्वेश्चन बन सकता है और बुलियन से तो बनेगा ही बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज हाई ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर हाई। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द एंड गेट इज, राइट आंसर इज ए, बी और बी के ऊपर वो इन्वर्ट जो भी है, तो कॉम्प्लीमेंट वाला, तो ये जो होगा वो बुलियन एक्सप्रेशन होगा एंड गेट के लिए। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल टाइप इन सी एंड स्ट्रिंग इज द राइट आंसर। स्ट्रिंग जो होता है वो सी में डेटा टाइप नहीं होता है, फ्लॉट होते हैं, इंट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, और स्ट्रिंग टाइप को डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग जो है वो एरे का यूज करते हैं एक कैरेक्टर जो है वो सी के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो विच सिंबल इज यूज्ड फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट इन सी एंड द राइट ऑप्शन इज बी। यानी कि ये जो डबल स्लैश आप देख पा रहे हैं इसका यूज करते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट के लिए सी में प्रोग्रामिंग के दौरान। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर एट अ पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस इन सी एंड एस्ट्रिक साइन, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन सी। तो हम लोग सी में जो 32 डेटा टाइप होते हैं ना, 32 डेटा टाइप नहीं 32 कीवर्ड्स, उसमें एक कीवर्ड्स होता है CONST कॉन्स्ट, उसी का यूज करते हैं इसके लिए। तो कॉन्स्ट वेर इक्वल टू 10, यानी कि जो वाला ऑप्शन है वही इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो विच लाइब्रेरी फंक्शन कैन बी यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट इन सी एंड गेट कैर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। 79 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू टर्मिनेट अ सी प्रोग्राम एंड सॉरी सवाल थोड़ा गलत है, इसमें से कौन एक वैलिड वे है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। सो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लोग करते हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अ वैलिड वे टू टर्मिनेट अ सी प्रोग्राम एंड द ब्रेक, ठीक है। एग्जिट का भी यूज किया ही जाता है, रिटर्न जीरो का भी किया जाता है, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू टर्मिनेट अ सी प्रोग्राम। सो सॉरी, टर्मिनेट जो ऑप्शन डी देख रहे हैं वो जो होगा वो इसका सही जवाब होगा, ब्रेक नहीं, वो जो है टर्मिनेट इसका जो है वो सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ लूप इन सी एंड ऑप्शन अनटिल लूप इज द राइट आंसर। तीन प्रकार से लूप को हम हैंडल करते हैं सी के अंदर, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है और डू व्हाइल लूप होता है। छोटी छोटी गलतियां जो हैं उनके लिए फिर से मैं माफी मांगूंगा, और जो है लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम कम से कम जो है वो 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करें। सो आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको अपनी गहराई को मापने में जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट से कुछ भी नहीं होने वाला है सर। प्रैक्टिस सेट अपने आप को जज करने का, अपने आप को टेस्ट करने का एक माध्यम है, लेकिन आप अपने आप को जज और टेस्ट तब कर पाएंगे जब आपकी प्रिपरेशंस बेहतर होगी। तो प्रिपरेशंस करने के लिए जरूरी है कि आप किताबों को लें, किताबों से पढ़ाई करें, आपके पास नोट्स रहे होंगे उस नोट्स से पढ़ें, मतलब जो भी चीजें आपने पढ़ी है उनको रिकॉल करिए, माध्यम चाहे आपके नोट्स हो, माध्यम चाहे बुक्स हो, माध्यम चाहे और कोई दूसरे सोर्स हों, लेकिन प्रिपरेशंस के बाद ही टेस्ट जो है वो आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, इजाजत दीजिए मुझे, और आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, पूरी फैमिली का ध्यान रखिए। इजाजत दीजिए, थैंक यू इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।